सुबह सुबह नवीन नाश्ता करने बैठा ही था कि तभी अंदर से आती हुई आवाज़ों से उसके हाथ एकदम से रुक गए। बगल वाले कमरे से उसकी माँ पिताजी की आवाज़ आ रही थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन ये मुझे खून के आंसू रुलाएगा। नवीन की माँ ममता ने जी ने कहा तो उसके पिता रमेश जी भी गुस्से से बोले, बड़ा हो गया है ना, इसीलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेने लगा है। माँ बाप की अब ज़रूरत ही क्या है उसे। अपने पिता की बात सुनकर नवीन ने हाथ में उठाया हुआ कौर वापस प्लेट में रख दिया और पानी पीकर उठ गया। तभी दरवाजे पर खड़ी नवीन की बहन रचना, जो कि अभी अभी ससुराल से आई थी, अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ नवीन, तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया और मम्मी पापा सुबह सुबह नाराज़ क्यों हो रहे हैं। तो नवीन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। दरवाजे पे खड़ी रचना हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। बेटी की आवाज़ सुनकर ममता जी और रमेश जी भी बाहर आ गए। अरे आओ बेटा, तुम कब आई, रमेश जी ने मायूसी से कहा और उसे सीने से लगा लिया। रचना भी अपने माता पिता के चेहरे पर परेशानी की लकीरें महसूस कर चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, क्या बात है माँ, उधर नवीन बिना खाना खाए ही चला गया और इधर आपको और पापा को गुस्सा आ रहा है। आखिर बात क्या है, कोई मुझे बताएगा। तो ममता जी ने उसके पास बैठते हुए कहा क्या बताऊं बेटी, इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसके रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई थी। लड़की और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। कल मैंने उसको लड़की की फ़ोटो दिखाई तो बोला, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। उसने लड़की का फ़ोटो एक तक नहीं देखने से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ बेटी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आएगा या नहीं। माँ की बात सुनकर रचना सहजता से मुस्कुरा उठी और बोली, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है माँ, जब ज़माना बदल चुका है। अक्सर आजकल लड़के लड़कियाँ अपने जीवन साथी स्वयं चुनने लगे हैं। तो फिर नवीन ने भी अगर ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तभी पिता की तेज आवाज़ आई, बेकार की बातें मत कर रचना, मैं समझा दे अपने भाई को, उसका विवाह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे। पिता की बात सुनकर रचना ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को जब नवीन ऑफिस से घर लौटा तो रचना ने उसे आड़े हाथ लिया। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम अब मुझसे अपने मन की बात नहीं कर सकते हो। रचना की बात सुनकर नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ दीदी, अभी रास्ते में यही सोचता रहा था, आज तुझसे सारी बात कहूँगा। अच्छा चल, अब ये बात कौन है वो लड़की जिसे तू पसंद करता है। रचना उसके पास बैठते हुए बोली। तो नवीन ने कहा, दीदी उसका नाम रवीना है, मेरे साथ बैंक में काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, पर मम्मी पापा ने उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। नवीन, मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानना, वे दोनों पुराने ख्यालों के हैं ना, हम दोनों मिलकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा पहले ये बताओ, मुझे रवीना से कब मिलवा रहे हो, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रवीन बोला, दीदी कल रविवार है, रवीना को मैं रेस्टोरेंट में बुला लूँगा, वहीं पर मिल लेना। कुछ देर और दोनों भाई बहन बातें करके अपने अपने कमरे में चले गए और अगले दिन सुबह सुबह ही रवीना से मिलने के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट पहुंचते तो एक गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। नवीन ने उसका परिचय करवाते हुए कहा, रवीना ये मेरी बहन है। तो रवीना ने तुरंत झुककर रचना के पांव छू लिए और सब लोग अंदर चले गए। कॉफ़ी पीते हुए रचना उसके परिवार से संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न पूछने लगी, जिनका वो सहजता से उत्तर भी दे रही थी। कुछ औपचारिकता बातें होने के बाद रचना ने उससे पूछा, तुम जानती ही होगी कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारे और नवीन की शादी के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अगर नवीन तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले तो तुम क्या करोगी। दीदी ये तुम कैसी सवाल पूछ रही हो, नवीन ने अपनी बहन रचना को बीच में ही टोकते हुए कहा। तो रचना ने उसे खामोश रहने का संकेत दिया और फिर से अपना प्रश्न दोहरा दिया।
तो रवीना के चेहरे पर उसकी पीड़ा के भाव दिखाई दे रहा था। वो धीमे स्वर में बोली, मैं भला क्या कर सकती हूँ दीदी, कहीं कोई मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठाऊंगी? रचना ने फिर से कहा। तो रवीना सहजता से बोली, नहीं दीदी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, जिंदगी से संघर्ष करना अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब तो कायरों का काम होता है, ऐसा करके मैं अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। रवीना का जवाब सुनकर रचना को बहुत अच्छा लगा। वो प्यार से उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है और तुम दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। उसकी बात सुनकर रवीना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वापस घर लौटते ही समय रास्ते में नवीन ने कहा, दीदी कैसी लगी रवीना आपको? बहुत सुंदर, बहुत समझदार, तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। रचना का जवाब सुनकर नवीन के मन को कुछ राहत मिली। कुछ दिन बाद रचना मार्केट से घर आई तो रवीना को और अपने साथ घर ले आई और अपनी माँ ममता जी से उसका परिचय करवाते हुए बोली, माँ ये रवीना है, मेरी बुआ सास की लड़की। पिछले महीने ही इसकी हमारे शहर में नौकरी लगी है। अच्छा बेटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये यहाँ तुम अकेली रहती हो या फिर तुम्हारे माता पिता भी साथ में है? ममता जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो रवीना बोली, नहीं आंटी जी, मम्मी पापा तो गाँव में है, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। रचना के सिखाए हुए जवाब रवीना ने ममता जी के सामने रख दिए। चाय नाश्ता करने के बाद रवीना जाने लगी तो ममता जी ने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझना, जब भी मन करे यहाँ आ जाना। तो रवीना ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चली गई। अब तो रवीना का उनके घर पर आना जाना शुरू हो गया था। ममता जी से उसकी खूब पढ़ने लगी थी। 2 दिन ही भी वो नहीं आती तो ममता जी उसके बारे में पूछ कर रचना को परेशान कर देती। एक दिन लंच टाइम में रवीना घर पर आई पर रचना उस समय पर घर पर नहीं थी। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर घुसी तो उसने ममता जी की सीढ़ियों के पास गिरी हुई दिखाई दी। ये देख रवीना तेजी से दौड़कर उनके पास गई। जाकर देखा तो ममता जी बेहोश पड़ी थी। रवीना ने जल्दी टैक्सी को बुलाया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर के हाथ पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया और उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। इधर रवीना ने नवीन और रचना को फ़ोन करके ममता जी की हालत के बारे में बता दिया तो रचना भी तुरंत मायके के लिए निकल पड़ी। इधर रवीना ममता जी को घर छोड़कर वापस जाने लगी तो ममता जी ने कहा, बेटा आज तो हमारे पास ही रुक जाओ। नहीं आंटी जी, फिर कभी आ जाऊंगी। अभी मैंने रचना को फ़ोन कर दिया है, वो बस आती ही होगी, बोलकर रवीना अपने घर के लिए निकल गई। शाम को रचना और रवीना जब घर पहुंची तो माँ की हालत देखकर हैरान रह गए। माँ क्या हुआ? रवीना ने बताया कि तुम सीढ़ियों से गिर गई। रचना ने अंदर आते हुए कहा तो ममता जी बोली, हाँ बेटा, वो तो सही टाइम पर आ गई, नहीं तो पता नहीं मैं आज भगवान को ही प्यारी हो जाती। अरे नहीं माँ, ऐसी बातें नहीं करती, बोलकर रचना माँ के गले से लग गई। तभी ममता जी ने कहा, बेटा रवीना बहुत अच्छी लड़की है, उसने जिस जिम्मेदारियों के साथ मेरी देखभाल की है ना, तब से मुझे विश्वास हो गया कि वो सब घर बहुत भाग्यशाली होगा जहाँ वो बहू बनकर जाएगी। माँ के मुंह से ये बात सुनकर रचना मुस्कुराते हुए नवीन की तरफ देखने लगी। फिर अपनी माँ से बोली, माँ क्यों ना हम अपने ही घर को भाग्यशाली बना डालें। अरे मेरे बस में होता तो वो कब का बन चुकी होती, परंतु इसे भी तो अक्ल आनी चाहिए ना। पता नहीं कौन सी लड़की पसंद किए बैठा है। ममता जी ने नवीन की तरफ गुस्से से देखकर कहा तो रचना ममता जी के गले में बाहें डालकर बोली, अरे मम्मी इतनी निराश क्यों होती हो? तुम्हारा लड़का बहुत अक्लमंद है, इसने रवीना को ही पसंद कर रखा है। क्या मतलब? ममता जी ने चौंक कर कहा तो रचना बोली, मतलब ये है मम्मी कि ये रवीना मेरी बुआ सास की लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जिसे नवीन ने पसंद कर रखा है।
रचना ने ममता जी को शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी और बोली, आपने और पापा ने तो बिना देखे ही लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। अब मेरे पास उसे आपसे मिलवाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अभी रचना ने अपनी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसके पापा रमेश जी कमरे में आ गए। सुना आपने रचना क्या बोल रही है? ममता जी ने कहा तो रमेश जी बोले, सब सुन लिया है मैंने इस बारे में, अब हम कल बात करेंगे। रमेश जी को शायद सोचने के लिए समय चाहिए था। अगले दिन तक रचना और नवीन पेशों पेश की स्थिति में ही रहे। पापा के जवाब पर ही उनकी सारी उम्मीदें टिकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर रमेश जी ने कहा, नवीन, तुम्हें रवीना पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है उसे अपने घर की बहू बनाकर, हमें भी खुशी होगी। लेकिन लड़की वालों से बात करने हम नहीं जाएंगे, उन्हें हमारे घर आना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है पापा, वही लोग आपसे बात करेंगे, आ जाएंगे। नवीन ने पिता की बात का जवाब देते हुए कहा और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रविवार शाम को रवीना के मम्मी पापा नवीन के घर आ गए तो चाय पीते हुए रमेश जी ने कहा, भाई, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। आप सगाई की तारीख निकलवा लीजिए। देखिए भाई साहब, खुलकर बात करना अच्छा होता है। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? रवीना की माँ ने पूछा तो रमेश जी बोले, डिमांड तो नहीं है, हाँ, शादी बढ़िया होनी चाहिए। भी आप लोगों में लड़की के विवाह में नगद रुपया तो चलता ही है। ये सुन रवीना के पापा के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। मैं आपका मतलब समझा नहीं। रवीना के पिता राम सिंह जी ने कहा तो रमेश जी बोले, मतलब मैं समझाता हूँ। अगर नवीन और रवीना एक दूसरे के साथ प्रेम न करते तो आप लोग रवीना के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते, तब क्या आपको उसके विवाह में नगद रुपया नहीं देना पड़ता? तो जो रुपया आप तब देते वही रुपया आप हमें अब दे दीजिएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? नवीन हैरान से हो उठा। उसे अपने पापा से ये उम्मीद नहीं थी। तभी ममता जी ने उसकी आंखें टेढ़े करके देखा और बोली, नवीन, बड़ों के बीच में तो मत बोलो। भाई साहब, आप स्पष्ट बता दें तो अच्छा रहेगा। कितना नगद रुपया आप चाहते हैं? नवीन के पिता राम सिंह जी ने पूछा तो रमेश जी ने कहा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 लाख रुपये तो आपको देना ही चाहिए। बोलकर रमेश जी और ममता जी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर नवीन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वो उठकर अंदर चला गया। नवीन के जाने के बाद रवीना मम्मी पापा भी उठकर खड़े हो गए। भाई साहब, घर में सलाह मशवरा करके हम आपको जल्दी ही बता देंगे। हाथ जोड़ते हुए वो लोग वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद नवीन चिल्लाते हुए बाहर आया और अपने पिताजी से बोला, पापा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग इतनी छोटी बात करेंगे। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मान ली। तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा विवाह करवा रहे हैं, तो अब विवाह में क्या होगा और क्या नहीं, ये देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। रमेश जी ने कहा तो नवीन बोला, नहीं पापा, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है बेटा, तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी रवीना से शादी भी नहीं होगी। हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। रमेश जी और ममता जी दोनों एक साथ झुंझलाकर बोले तो नवीन ने कहा, विवाह भी होगा और दहेज भी नहीं लिया जाएगा, ये तय है। और फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देखो, कान खोलकर सुन लो, ये मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। रमेश जी ने गुस्से से कहा तो नवीन बोला, अगर ऐसी बात है पापा तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। बोलकर नवीन पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर रचना हक्की बक्की सी खड़ी ये सारा तमाशा देखती रह गई। कहाँ तो वो समझ रही थी कि नवीन की शादी की समस्या ख़त्म हो गई और कहाँ गुत्थी और भी उलझ गई।
खैर अभी उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझी और वो भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दोपहर में उसने ममता जी से बात की तो वो नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, देख रचना, तुम नवीन की तरफदारी मत कर। तेरे पापा शादी के लिए राज़ी हो गए ना, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है। शादी में हम थोड़ा बहुत दहेज तो लेंगे ही, तो कौन सा आसमान टूट गया पड़ेगा। हम कोई दुनिया के पहले माँ बाप तो है नहीं जो दहेज मांग रहे हैं। मम्मी, नवीन भी कोई पहला लड़का नहीं है जो इस कुप्रथा का विरोध कर रहा है। सभी पढ़े लिखे समझदार लड़के अब दहेज के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। रचना ने कहा तो ममता जी भड़क उठी। हाँ हाँ, सारे समाज को बदलने का ठेका तो तुम लोगों ने ही ले रखा है। बड़बड़ाते हुए वो रसोई घर में चली गई। दिन प्रतिदिन उन सब के बीच तनाव बढ़ता ही गया। जब नवीन हर तरह से अपने माता पिता को समझा कर थक गया और वो नहीं माने, तो उसने अपने लिए किराए पर एक फ्लैट ले लिया और घर से जाने लगा तो उसकी आंखें भर आई। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हुए बोला, मैंने कभी इस सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों में इस तरह अलग होना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत बेशक अलग है। किंतु वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही रमेश जी उसकी बात को बीच में काटते ही हुए गुस्से से बोले, बस बस रहने दे, ये ज्ञान की बातें अपने पास ही रख। और हाँ, याद रखना, मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये मकान भी मैं रचना के नाम कर दूंगा। पिता की बात सुनकर नवीन ने कहा, हाँ बिल्कुल पापा, आपकी जायदाद की मुझे कोई चाह भी नहीं। आप खुशी से सब कुछ दीदी के नाम कर दीजिए। कहते हुए नवीन भारी कदमों से वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखकर ममता जी की आंखें जरूर भर आई थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। 10-15 दिनों के बाद नवीन और रवीना ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के पहले दिन ही रवीना के माँ बाप ने नवीन को काफ़ी समझाया कि उन्हें दहेज देने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी और घर में शादी करते तब भी तो देते। किंतु नवीन टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन मांग कर दहेज लेना गलत बात है। तो रवीना के पिताजी ने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। शादी से एक दिन पहले नवीन अपनी मम्मी पापा को बुलाने घर पर आया, किंतु उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हाँ, रचना और उसके पति सुमित के सम्मिलित होने पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। इसलिए रचना अपने पति को लेकर भाई की शादी में शामिल हो गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा। नवीन की शादी को 6 महीने होने को आए थे, लेकिन इस बीच में न तो नवीन घर आया और न ही उसके मम्मी पापा अपने बेटे बहू से मिलने गए। लेकिन कुछ दिनों से रचना एक बात महसूस कर रही थी कि उसके माता पिता दोनों ही बहुत खामोश और उदास रहने लगे थे। न तो उन्हें दहेज मिला था और न ही बेटे बहू का साथ। इस बुढ़ापे में अकेले रह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी। एक साथ रमेश जी के मित्र महेश जी घर पर आए तो बातों ही बातों में वो रमेश जी से बोले, भाई साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आई। आपने जब नवीन और रवीना को शादी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर नवीन घर से अलग क्यों हुआ और क्यों उसने स्वयं मंदिर में शादी कर ली। अब तुम्हें क्या बताऊं महेश, छोटी छोटी बातों में हमारे विचार मेल नहीं खा रहे थे। रमेश जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो रमेश जी बोले, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि घर से अलग हो जाए और स्वयं ही शादी रचा डाले। पाल पोसकर क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था। अपने दोस्त की बात सुनकर रमेश जी ने दबी जुबान में कहा, यार, अब ज़माना बहुत बदल गया है। आज की युवा पीढ़ी इन सब बातों को कहाँ सोचती है कि माँ बाप के प्रति भी उनका कुछ फर्ज है। सही कहा भाई आपने। आजकल के बच्चे ऐसी भावनाओं से कोसों दूर जाकर अपने स्वार्थ में सीमित हो जाते हैं, महेश जी ने कहा। तो रमेश जी ने ही भी हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद रमेश जी के जाते ही ममता जी भड़क उठी। दोस्त के आगे बेटे को क्यों कोस रहे थे। अपनी बात भी तो उन्हें बताते कि मैं ही दहेज मांग रहा था।
तुम्हारे लालच के कारण ही तो हमारे जवान बेटे को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी क्या इच्छा नहीं थी कि बेटे की शादी को लेकर, किंतु सब तुम्हारे लालच के आगे भस्म हो गई। कहते हुए ममता जी की आंखें भर आई तो रमेश जी ने उनके आंसुओं की परवाह न करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अकेला ही पैसे की इच्छा कर रहा था। क्या तुम इस लालच में मेरे साथ नहीं थी? आज बड़ी दूध की धुली हुई बन रही हो। इतनी ही साफ दिल की थी तो उस समय मुझसे क्यों नहीं कहा कि दहेज मत मांगो? रचना, तू ही बता बेटा, क्या तेरी मम्मी दहेज लेना नहीं चाहती थी? रमेश जी ने रचना को अपने पक्ष में करना चाहा, किंतु ममता जी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वो भी बिना एक पल गवाए बोली, रचना तू सच कहना, ज़्यादा इच्छा किसकी थी, तेरे पापा की या मेरी? बस करो मम्मी पापा, आप दोनों चुप रहो। रचना खींचते हुए बोली, जो बीत गया उसकी लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? बीता वक्त तो साथ नहीं आ सकता, हाथ नहीं आ सकता, ना आने वाला वक्त हमारे हाथ में है, उसे अवश्य संभाल सकते हैं। बिगड़ी बात बनाने का एक सूत्र उनके हाथ में देकर रचना कमरे से बाहर आ गई। 2 दिन बाद सब लोग ममता जी की बहन की लड़की की शादी में जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा तो ममता जी की बहन व्यस्त होने के साथ साथ तनावग्रस्त भी थी। शाम के समय ममता जी ने अपने बड़े भाई भाभी से अपनी बहन की परेशानी का कारण पूछा तो वो बोले, अरे तुम लोगों को नहीं पता, लड़के वालों ने दहेज में कार मांगी है। अब तुम लोग तो जानते ही हो, जीजा की रिटायर हो चुके हैं। कार के लिए रुपये का इंतजाम करना कितना कठिन काम है। लड़की की शादी क्या की जीजा जी तो कर्ज के नीचे दब गए। तभी ममता जी की भाभी बोली, मैंने तो दीदी से कहा था कि ऐसे लालची लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। अरे जिसने अपनी लड़की से दे दी उसने सब कुछ दे दिया, किंतु दीदी नहीं मानी। उन्हें हर डर था कहीं अच्छा रिश्ता जल्दी मिले ना मिले। दरअसल लड़की वालों की कमजोरी की वजह से ही ये लड़के वाले ज़्यादा सिर चढ़कर नाचते हैं। भाई भाभी की बातें सुनकर ममता जी और रमेश जी के चेहरे का रंग उड़ गया। ममता जी धीरे से हाँ हूँ करके रह गई। पास बैठी रचना अपने माता पिता की मनस्थिति का अंदाजा लगा चुकी थी कि क्या बीत रही होगी उनके मन पर। थोड़ी देर पहले तक दोनों मौसी को लेकर कितने चिंतित थे, किंतु अब उनकी परेशानी का कारण जानकर दोनों के मुंह पर ताला लग गया था। बनारस से वापस लौटकर रमेश जी और माता ममता जी और भी ज़्यादा चिंतित ग्रस्त रहने लगे। मन ही मन दोनों प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। अब हर दूसरे दिन ममता जी रचना से पूछ बैठती, रचना नवीन के घर गई थी क्या? उसके हाँ कहने पर उत्सुकता से बेटे बहू के बारे में पूछने लगती। रचना जानती थी कि इन दोनों में मम्मी और पापा के मन में क्या चल रहा है। दोनों अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए थे। एक तरफ बेटे बहू की ममता तो दूसरी तरफ उनका अहंकार। एक दिन रचना ससुराल से लौटी तो देखा मम्मी पापा चाय पी रहे थे। रचना ने उन्हें बताया कि आज मैं नवीन के घर गई थी। रवीना को 2 दिन से बुखार है। अरे तो उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? वो तो पहले से ही कमज़ोर है, तो वहीं रुक जाती। ममता जी के चिंतित होते हुए कहा तो रमेश जी बोले, ऐसा करो नवीन की माँ खाना बना लो, रचना वहाँ दे आएगी। रचना कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मम्मी सच कहिए, क्या आप दोनों का मन नहीं करता अपने बेटे बहू को देखने का? मन तो बहुत करता है बेटा, अक्सर रातों को नींद खुल जाती है। उस समय कितनी छटपटाहट होती है, क्या बताऊं तुम्हारे पापा से कुछ कहती हूँ तो उनकी आंखें पहले ही भर आती है। कहते हैं माँ बाप तो अपने घर को बसाते हैं और हमने बसे बसाए घर के टुकड़े कर दिए। कहते कहते ममता जी का गला भर आया तो रचना उनके पास बैठते हुए बोली, मम्मी आप चाहे तो इन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकती हो, इस घर को फिर से बसा सकती है। नवीन कभी हमें याद करता है क्या? रमेश जी ने भावुक होकर पूछा। आपको अपनी ममता पर भरोसा नहीं क्या पापा? जब हम उसे नहीं भूले तो वो आपको कैसे भूल सकता है? आप दोनों मेरा कहना मानिए, अपने बेटे बहू के पास जाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। इस समय
आपका बड़कपन भी बना रहेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर ठीक है नवीन की माँ, हम अभी चलते हैं अपने बेटे बहू के पास। ये सुनकर रचना का चेहरा भी खुशी से झूम उठा और तीनों नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे तो उन्हें यूँ अचानक आया देखकर नवीन और रवीना हक्के बक्के रह गए। दोनों उठकर मम्मी पापा के पाँव छूने लगे तो ममता जी, रमेश जी ने उन्हें सीने से लगा लिया और बोले, हमें माफ़ कर दो बच्चों, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। ऐसा मत कहिए मम्मी पापा, माफ़ी मांगने का अधिकार सिर्फ बच्चों का ही होता है। आज उनको अपने सामने देखकर नवीन का चेहरा खुशी से चमक उठा था। कुछ देर बाद रवीना सबके लिए चाय नाश्ता ले आई तो चाय पीते हुए रमेश जी ने कहा, बच्चों, पिछली बातें भूलकर क्या तुम दोनों अब अपने घर चलने के लिए तैयार हो? तो नवीन ने कहा, पापा परिस्थितिवश में आपसे अलग भले ही रहने लगा, परंतु दूर कभी नहीं हुआ। आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। मम्मी पापा के पछतावे के बारे में रचना ने नवीन और रवीना को पहले ही बता दिया था, इसलिए वे दोनों अपने आप को मानसिक रूप से इन सब के लिए तैयार कर चुके थे। फिर देर किस बात की, आज ही तुम दोनों हमारे साथ चलो, सामान बाद में आता रहेगा। ममता जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा तो सब लोग एक साथ इस पूरे और कुछ भी अपने बेटे बहू को साथ लेकर ममता जी रमेश के अपने घर की ओर निकल पड़े। आज सबके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। रचना मन ही मन सोच रही थी कि सुख और दुख तो धूप छांव के समान होते हैं, लेकिन जहाँ दिलों में प्यार होता है वहाँ रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो हेलो दोस्त, मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना।